Hey everyone, welcome back. I hope you are all doing great. And first of all, congratulations to all because India has won T20 World Cup after 13 years and इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस। हम सब ने अच्छे से इंजॉय किया। अभी 2 दिन से हम लोग उसी इंजॉयमेंट में ही हैं। तो अभी हम लोग अपनी स्टडी की ओर वापस आते हैं। बट सबसे पहले मैं कहूँगी, जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, जैसे ये इंडिया का मैच था, ये सिर्फ हमारे लिए एक मैच नहीं था। हमें बहुत कुछ सिखा के गया है कि जैसे इंडियन टीम ने जो है अपने फुल डेडिकेशन के साथ जो है लास्ट तक जो है वो लड़ता रहा। उसे था कि मुझे जीतना है ना। तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया और इंडिया हमारी जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत भी गई। इसी तरह से मैं आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग जो है किसी चीज़ में अगर फेलियर का आप लोग सामना करते हो तो आप लोग डिप्रेशन में मत चली जाइए। एंग्जाइटी तो होती है, स्ट्रेस तो होता है जब इंसान जो है माइनर मार्क्स से रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ, कहते हैं मैम हम माइनर से रह गए या कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग माइनर से रह गए हो तो भाई आप लोग जो है कम नहीं हो, आप जीनियस हो। अगर आप एक माइनर मार्क से जो है अगर आपका सिलेक्शन रह रहा है, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा जो है हर्ट होता है कि हम लोग माइनर से रह गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है? अगर आप माइनर से रह रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको फिर से फुल डेडिकेशन के साथ जो है अपना हार्ड वर्क करना है। आपको देखना है कि कहाँ वीक पॉइंट से हम चूक गए, जहाँ से हम माइनर से रह गए। आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है, सब कुछ आता है, आप लोगों ने भी उतना ही हार्ड वर्क किया होता है जितना एक सिलेक्शन वाले जो स्टूडेंट जो है सिलेक्शन ले गया, आपने उतना ही हार्ड वर्क किया था। बट डिफरेंस कहाँ पे है? उसका सिलेक्शन हुआ क्योंकि उसने कोई मिस्टेक नहीं की होगी और आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। तो आप लोग जो है अपनी मिस्टेक्स को ढूंढिए, ठीक है, मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेशन लाइए, डीमोटिवेट नहीं होइए आप लोग और अपना बेस्ट दीजिए। और मुझे लगता है कि जब हम लोग अपना बेस्ट देते हैं, 100% देते हैं, तो हम लोगों को कोई भी जो है सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है ना। सो आप लोग डीमोटिवेट नहीं होइएगा, ठीक है, और अपनी स्टडी जो है फिर से स्टार्ट कीजिए हैप्पीनेस के साथ, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है वो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत सारी बातें हो गई हमारी। सो आई एम टेकिंग मोर MCQs एज योर रिक्वेस्ट, ठीक है। सो आज भी मैं इंडियन पॉलिटी के आपके लिए जो है बेस्ट 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो आई होप आप लोग जो है इस सीरीज़ को जो है इंजॉय करेंगे और सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए जो है बेस्ट जो है आपके लिए मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जस्ट वेट। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। आज हम 26 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो एक सेकेंड वेट करिएगा आप लोग, एक सेकेंड। ये 18 क्वेश्चन है हमारा। जी, ये है हमारा 26 क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन क्या है। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज़ इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्री गिवन बिलो, ठीक है। इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये किस कंट्री से जो है हमने बोरो किया है। मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में भी आपको कई बार जो है ये चीज़ डिस्कस की है कि इंडिया ने जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है हमने बोरो किया है दूसरी अदर कंट्रीज़ में से, ओके। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने किस कंट्री से जो है इसको बोरो किया है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। सो इसके ऑप्शन है आपके पास US, B ऑप्शन है कनाडा, C ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड एंड D ऑप्शन है रशिया। आई होप आप सब ने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आप लोगों का कनाडा, ठीक है। ये जो फेडरल फॉर्म जो हमने लिया हुआ है, फेडरल स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ बोरोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो ये हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इसे बोरो किया है? सो UK, यूनाइटेड किंगडम से, B ऑप्शन है आपका US से, एंड C ऑप्शन है आपका रशिया, एंड D ऑप्शन है आप लोगों का आयरलैंड, ठीक है।
सो आई होप इसका भी राइट आंसर आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का, एक सेकेंड, सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने जो है फंडामेंटल राइट्स को लिया है। फंडामेंटल राइट्स जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में उस क्या था, विल ऑफ राइट, ठीक है, विल ऑफ राइट्स। बट इंडिया जो है इसने इसको क्या नाम दिया है, फंडामेंटल राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और क्या क्या चीज़ें जो है हम लोगों ने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, जैसे आप लोग राइट कर लीजिए, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मैंने आप लोगों को अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया था जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। इसके साथ फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 13 है वो डील करता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप लोग जो है मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू। इसके साथ ही साथ जो है हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो सिस्टम है ये भी हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने प्रियम्बल जो है हमारा, ठीक है, ये जो आइडिया है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यूएसए से लिया है। यूएसए एक ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके साथ स्टार्ट होता था, प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होता था, ठीक है। और आगे जो है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये जो फ्रेज है, एक सेकेंड मुझे डिफरेंट कलर चूज़ करने दीजिए, ठीक है, हाँ जी, ये जो फ्रेज़ है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये हमारे आर्टिकल 14 में जो है यूज़ किया गया है। और हमें बताना है कि ये जो फ्रेज़ है हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस एंड कनाडा, ठीक है। सो आई होप आप सब ने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा इसका भी। सो इसका अगर मैं राइट आंसर आप लोगों को बताऊं तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या क्या लिया है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स लिया है, लोअर हाउस लिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच ऑफ द कंट्री एंड द बॉर्डर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दैम। अभी आपको कुछ मैच दिए गए हैं, आपको कंट्रीज़ के नाम बताए होंगे और जो जो चीज़ें हमने वहाँ से बॉर्डर की हैं उसके बारे में बताया होगा, आपने करेक्ट मैच के बारे में बताना है। सो देखिए, यूके से बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यूएसएसआर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने 5 ईयर्स प्लान, ठीक है। और उसके बाद है आपका यूएस से लिया रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आयरलैंड से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपको मुझे बताना है कि इसमें से जो है राइट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ए ऑप्शन आपको दिया फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है, एक सेकेंड। सो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का 1, 3 एंड 5, बी ऑप्शन है आप लोगों का 1, 2, 3 एंड 4, सी ऑप्शन है 1, 4 एंड 5, डी ऑप्शन है 2, 3 एंड 5, ठीक है। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो अभी मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि यूके के यूनाइटेड किंगडम के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से बाइकैमरल लेजिस्लेचर लिया है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, ये हमने लिया है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट मैच है। यूएसएसआर से हमने लिया है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये स्टेटमेंट हमारी, ये जो मैच जो है ये रॉन्ग है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू अभी मैंने बताया आप लोगों को, हमने ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आगे नेक्स्ट देखिए, 5 ईयर्स प्लान, 5 ईयर्स प्लान्स जो है ये भी मैच बिल्कुल जो है गलत है। 5 ईयर्स प्लान्स जो हैं ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ओके। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने 5 ईयर्स प्लान्स लिए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये भी गलत हो गया। आगे यूएसए से हमने लिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हैं, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो राइट स्टेटमेंट कौन सी आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट, फोर्थ,
और फिफ्थ भी आपको दिया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेथड ऑफ जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ये हमने आयरलैंड से ही लिया है। ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक थी, फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक थी और फिफ्थ स्टेटमेंट भी थी, बिल्कुल ठीक था हमारा। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। इसमें से आपको बताना है कि किसमें जो है ये डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट कौन सी स्टेट होती है? जहाँ पे सभी रिलीजन जो है वो इक्वली होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है नहीं दी जाती है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सेकुलर स्टेट। ठीक है, जैसे इंडिया में आप लोग देखते हो हर एक रिलीजन, हर एक धर्म के लोग जो है इक्वली रहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब जो है, बुद्धिस्ट सभी जो है इक्वली रहते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो फंडामेंटल राइट्स में दी गई है ये बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, या फिर फिफ्थ शेड्यूल में, या फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। इंडिया क्या है, सॉरी एक सेकेंड, क्या बोला गया है कि इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। इंडिया क्या है? सेकुलर स्टेट है। ये किस में बताया गया है? ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बताया गया है। और एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें जो है 3 न्यू वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए थे हमारे प्रीएम्बल में, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स जो हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, उस वक्त ये तीनों जो हैं टर्म हमारे प्रीएम्बल में नहीं थी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इन तीनों को जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1976 में, उस टाइम जो है ऐड किया गया था इसको कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस या केसेस। ठीक है, इसमें से कुछ केस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट देखो, बीरूबारी यूनियन केस जो 1960 में हुआ था, उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनेरिवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट, एंड सुनील भात्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट केस। ये जो है इनमें से बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा, किस स्टेटमेंट में बोला, किस केसेस में बोला था। सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। बीरूवारी और यूनियन केस जब 1960 में हुआ था, उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का पार्ट, सॉरी, जो प्रीएम्बल है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि 1973 में केशवानंदा भारती केस हुआ था, केशवानंदा भारती केस हुआ था। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे अमेंड किया जा सकता है बट ओनली आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो है प्रीएम्बल को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, बट सिर्फ बेसिक जो फीचर हैं हम उसे अमेंड विदाउट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द प्रीएम्बल्स। ठीक है, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। इसमें प्रीएम्बल के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे, जो बाद में आपका क्या बन गया था, प्रीएम्बल बन गया था। इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, सो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट 2 3 ओनली, या फिर 2 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो अगर मैं बात करूँ, इसको डिस्कस करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये कौन लेके आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर को जो है ये लेके आए थे नेहरू जी इसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ठीक है,
1946 में। ओके, उसके बाद जो है इसको अडॉप्ट कर लिया था असेंबली ने 26 जनवरी 1947 में जो है इसको अडॉप्ट कर लिया था। ओके, और ये नॉट ए जस्टिसेबल नेचर, सच में ये बात ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है कि ये जस्टिसेबल नेचर का नहीं होता। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। अभी मैंने ये स्टेटमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस की कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बट विदाउट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिना कोई छेड़छाड़ किए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते। ओनली सिर्फ जो अमेंड कर सकते हैं इसको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 3 ही स्टेटमेंट थी, इसमें 4 दे दी मैं, सॉरी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट थी इसमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ वन तो थी ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या है, थर्ड है। फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड बस वेट कीजिएगा। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन क्या है, आपकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, जो आइडिया था प्रीएम्बल का ये हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया है, ये आपको हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इटली से, बी ऑप्शन है आपका कनाडा से, सी ऑप्शन है आपका फ्रांस से, एंड डी ऑप्शन है आपका यूएसए से। ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने जो प्रीएम्बल है ये हमने कहाँ से बोरोड किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए एक ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता था। ठीक है, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आइडिया है, ये मॉडल है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉलोइंग ऑफ इट्स सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन को, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जस्टिस। बी ऑप्शन है रेकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रीएम्बल में भी जो है ये बोला गया है कि लोग, हर जो सिटीज़न है उसे जो है सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल जस्टिस मीन कि सोशली जो है हर एक पर्सन के साथ जो है सोशल फैक्टर पे, सोशल बेसिस पे जो है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे वेल्थ में हो गया, इनकम में हो गया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में हो गया। तो इसमें भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, हर एक सिटीज़न को जो है इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड करवाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और पॉलिटिकल जस्टिस की हर एक सिटीज़न को, एवरी सिटीज़न हैव ए इक्वल पॉलिटिकल राइट, सभी को जो है एक समान जो है पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हो सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखता है कि पॉलिटिकल जस्टिस आपको कहाँ देखने को मिलता है, देखो राइट टू वोट आपका एक ऐसा वोट है जहाँ पे हर एक सिटीज़न को जो है इक्वली जो है पार्टिसिपेशन का अधिकार है। आप देखते हो जब भी इलेक्शन होता है, चाहे पुअर हो, रिच हो, हर कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, अपना वोट जो है वो कास्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ लिखी गई है, जो प्रीएम्बल ने बोला है कि पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो ये जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारे प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नहीं दी गई है। फर्स्ट देखिए रिपब्लिक, सेकेंड बी ऑप्शन है इंटीग्रिटी, सी ऑप्शन है फेडरल, डी ऑप्शन है सोशलिस्ट। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन देखिए, रिपब्लिक भी हमारे प्रीएम्बल में दी गई है टर्म, इंटीग्रिटी भी दी गई है, सोशलिस्ट भी दी गई है, लेकिन जो फेडरल है ना, ये फेडरल टर्म जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, सॉरी, हमारे प्रीएम्बल में जो है ये चीज़ यूज़ नहीं की है। कौन सी टर्म यूज़ की गई है हमारे प्रीएम्बल में, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, फेटर्निटी, ये सब चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ की गई हैं।
और ये जो वर्ड हैं आप लोगों के, जैसे रिपब्लिक हो गया, लिबर्टी, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, और फैटर्निटी हो गया, तो ये सारे वर्ड्स जो टर्म्स जो हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये बोरो किए हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज़ नॉट एम्बेडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी लिबर्टी है जो हमारे प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे प्रियम्बल में नहीं दी गई है। ठीक है, सो ए ऑप्शन देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ मनी। ठीक है, सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का लिबर्टी ऑफ मनी। लिबर्टी ऑफ मनी जो है हमारे प्रियम्बल में एम्बेडेड नहीं है, बट लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, वर्शिप हो गया, सो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो के प्रियम्बल में जो है ये दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्डेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे प्रियम्बल में दी गई हैं। सो इट प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वलिटी टू इट्स सिटीजन। कौन सी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है आप लोगों ने। इट प्रोवाइड लिबर्टी ऑफ फेथ टू इट्स सिटीजन, इट गिवन बाय द सिटीजन टू इंडिया टू देमसेल्व्स। इसमें से राइट स्टेटमेंट कौन सी होगी। ऑप्शन ए में है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, बी में है सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन है आप लोगों का सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। सो आई होप आप लोगों ने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारे प्रियम्बल में पॉलिटिकल इक्वलिटी की भी बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, दैट मीन्स पॉलिटिकल इक्वलिटी लोगों को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दी है राइट टू वोट की। इट प्रोवाइड लिबर्टी ऑफ फेथ टू इट्स सिटीजन, अभी मैंने डिस्कस किया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ जो है ये भी हमारा प्रियम्बल जो है हमें प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ गिवन बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया टू देमसेल्व्स। जब हम फर्स्ट ही लाइन पढ़ते हैं ना प्रियम्बल भी, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा है, ये हम लोग क्या करें, ये हम इंडिया के सिटीज़न जो हैं ये खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन हम जो है खुद को दे रहे हैं। ठीक है, सो इसके तीनों ऑप्शन जो है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो मूव टू द क्वेश्चन 38 देखिए, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड। अब वेलफेयर स्टेट क्या होती है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट होती है जहाँ पे सिटीजन्स के पास सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर तरह से उनके पास जस्टिस हो, इक्वलिटी हो। वेलफेयर स्टेट हम उसे बोलेंगे यहाँ पे पीपल हैप्पी हों। हैप्पी कब होंगे, जब उनके पास जो है हर एक चीज़ अवेलेबल होगी, तभी तो एक कंट्री में जो सिटीज़न है उसके हैप्पी होंगे, तभी तो वो क्या बनेगी, एक वेलफेयर स्टेट बनेगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सा कंसेप्ट है इसमें से आपको बताना है जिसमें वेलफेयर स्टेट की जो है बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप, या फिर प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कमीशन। सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ किया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट क्या पॉलिसी क्या है, एक गाइडलाइंस हैं जो आप गवर्नमेंट को दी गई हैं कि जब भी वो लॉज बनाएंगे तो ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं इसको जो है वो रिमाइंड रखेंगे हमेशा, ताकि हम लोगों का इससे वेलफेयर हो सके। ठीक है, हर तरह से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल जो है, बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर हम देखें तो बेसिकली ये किसकी बात करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड करवाने की ज़्यादातर ये बात करते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो अब आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेफर करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन रखे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन देखिए, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एक सेकेंड, एमरजेंसी प्रोविजन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आई होप आप सबने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसके अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात करता है वो है आपका डायरेक्टिव, एक सेकेंड,
वो हैं आपके, एक मिनट रुकिए, वो हैं आप लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करें तो आर्टिकल आपका जो 51 है वो डील करता है कि जो हमारी कंट्री है उसे क्या करना है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, दूसरी अदर कंट्रीज़ के साथ जो है हमें ऑनरेबल फ्रेंडली रिलेशन बनाने हैं अपने। ठीक है, हमें जो भी ट्रीटीज़ हैं, जहाँ जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उन सबको क्या करना है, फॉलो करने हैं, उनको ओबे करना है। ठीक है, सो आर्टिकल 51 डील करता है इसका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ और करेक्ट। इसमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट है अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फर्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक फंडामेंटल राइट है सिटीजन का? बी ऑप्शन देखिए, द प्रोविजन रिगार्डिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली 1, ओनली 2, या फिर बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का नाइदर 1 nor 2। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ना ही ये पार्ट 3 में कंटेन्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि एक ही तरह का लॉ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक स्टेट में जो है जब एक ही तरह का लॉ एप्लीकेबल होता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक मैंने लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को बता दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक, सिविल के मतलब लोगों के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही तरह का लॉ जो है सारी स्टेट में जब एप्लीकेबल होता है तो वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किस में की गई है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल 44 जो है आप लोगों का ये डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के साथ। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कहता है कि आर्टिकल 44 जो है वो स्टेट करता है कि कंट्री को जो है क्या करना है, सिक्योर करना है सभी सिटीज़न के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट ये नॉन जस्टिसेबल नेचर का होता है। ठीक है, ये क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल नेचर का होता है। ठीक है, सो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है यहाँ पे जो है फुली जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अभी एप्लीकेबल हो गया, जहाँ ये मान सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट जो है जिसने इस्टेब्लिश किया है स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज़ को जो है आप लोग सपोर्ट करें, अपना फीडबैक दें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी regarding any question, you can ask me in the comment box. Okay, so see you then। कल के लेक्चर में मिलते हैं कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।